हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CSC वासनिक में। आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है वर्ग। तो वर्ग जो होता है, वर्ग का मतलब होता है घात दो। किसी भी संख्या की घात 2 कर देते हैं, मतलब वो संख्या का वर्ग हो जाता है। जैसे 2 की घात हमने 2 लिख दिए, इसका मतलब यह वर्ग हो गया, संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया। और इसका जो उत्तर आता है, इसका उत्तर कितना आया? 4। इसे कहते हैं अपन वर्गमूल, वर्ग कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। इसे क्या कहेंगे अपन? वर्ग संख्या कहेंगे। ये संख्या जो आई, इसे क्या कहेंगे अपन? वर्ग संख्या। 4 जो आया हमारे पास, वो वर्ग संख्या आ गया। तो किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या को n स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं, प्राप्त जो संख्या होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं अपन? वर्ग संख्या कहते हैं। वर्ग संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या है प्राकृत संख्या। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली योग्य है कि प्राकृत संख्या ही होती है। प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है, बाकी सभी संख्याओं में शून्य होता है। और शून्य का अगर अपन वर्ग करेंगे तो वह शून्य होगा। इसीलिए यह दूसरी संख्याओं में लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने प्राकृत संख्या लिखे हैं। प्राकृत संख्याओं को अपन n स्क्वायर के रूप में दर्शाते हैं, मतलब वर्ग के रूप में दर्शाते हैं। तो जो प्राप्त संख्या होती है वो अपना वर्ग संख्या कहलाती है। अब जैसे अपन देखते हैं, 1 का वर्ग बराबर 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9। इसी तरह से पूरी मैं सारणी बना देता हूँ आपको अच्छे से। तो उस सारणी में हम एनालिसिस करते हैं कि वर्ग में क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या उसमें अपने को प्राप्त होता है। तो देखें, 4 का वर्ग 16, 5 25। इसी तरह से 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग हो गया 81 और 10 का वर्ग हो गया 100। तो हम ये देखते हैं, ये वर्ग की पूरी हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग यहाँ पे लिख लिए हैं। तो हम ये देखते हैं कि वर्ग करने पर जो हमारे पास जो प्राप्त संख्या होती है उसमें इकाई का अंक कुछ निकलता है। तो क्या निकलता है? तो 1 निकल रहा है इकाई का अंक, 4 निकल रहा है और 9 निकल रहा है, 6 निकल रहा है और 5 निकल रहा है। ये किसी भी संख्या में हम करते हैं। इसके आगे भी अगर अपन संख्या लेते हैं तो उसमें भी यही प्राप्त होगा। जैसे 11 का वर्ग करते हैं अपन तो 121, 12 का करते हैं तो 144, ठीक है। और इसी तरह से अपन 13 का करते हैं तो 13 13 169, 14 का करते हैं 196, ये हो गया। 15 का करते हैं हम वर्ग तो 225, 16 का करते हैं अपन वर्ग 256, ठीक है। इसी तरह 17 का वर्ग करते हैं, इस तरह से आएगा 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है। और 18 का वर्ग करते हैं अपन 8 8 64, 324 और 19 का वर्ग करते हैं तो 361 और 20 का वर्ग करते हैं तो 400। तो हम ये देखते हैं कि आखिरी में इकाई का अंक हमें 1 4 9 6 5 प्राप्त हुआ। इसमें 6 मिला, इसमें 9 4 1 0, एक 0 भी अंक है। तो हम क्या प्राप्त करें? इसमें इकाई का अंक कौन कौन सा मिला हमें? तो इकाई का अंक हमें मिला, यहाँ लिख सकते हैं हम इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ हमें? सबसे शुरू में 0 लिख देते हैं हम। 0, 1 प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ,
और 5 भी मिला है, 5 प्राप्त हुआ, और इसके बाद में 6 प्राप्त हुआ और 9 प्राप्त हुई। ये इस तरह से 6 संख्या प्राप्त हो गई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो हमारे पास जो भी संख्याओं का वर्ग है, वर्ग संख्याएं जितनी भी हैं, वो एक उसमें इकाई अंक एक निश्चित है। क्या है इकाई अंक? 0 1 4 5 6 और 9। और जो वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या जो नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, उसमें क्या होगा? उसका इकाई अंक जो बच गया है, 1 0 1 1 के बाद 2 बच गया है, 2 नहीं होना चाहिए, 2 के बाद 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 0 तो दिखा हुआ है। तो ये अगर किसी संख्या के इकाई में होता है तो वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। और जिसके इकाई में 0 1 4 5 6 9 है तो वह संख्या क्या हो जाती है? वर्ग संख्या हो जाती है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से इस नियम को आप समझ लें कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर 0 1 4 5 6 9 है तो वह संख्या वर्ग संख्या होगी, और वर्ग संख्या जिसमें 2 3 7 और 8 है तो वह वर्ग संख्या नहीं होगी। इस तरह से हमें वर्ग संख्या की एक फार्मूला पता चलता है। अब हम ये इकाई के अंक जो दिए हुए हैं, इसके आधार पे हम ये निकालते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं वर्ग संख्या बन सकती, किस किस संख्याओं का वर्ग करेंगे तो हम वर्ग संख्या बनती है। तो हम इसे मिटा देते हैं। तो मैं एक चार्ट बना देता हूं, आप देखें। एक चार्ट, कितनी संख्या हमारे पास प्राप्त हुई है? 6 प्रकार की। 1 2 3 4 5 और ये 6 संख्या। ठीक, तो हमारे पास अगर कोई संख्या में 1 है, इकाई का अंक कितना है? 1 है। तो इकाई का अंक जब 1 है तो उसमें कौन कौन संख्या आएंगी? जैसे 1 का वर्ग करेंगे हम तो 1 आ जाएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो हम कितना आएगा? 81 आएगा। अब इसी में इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं समझ में आ रही है जिसमें हम वर्ग करते हैं तो 1 आता है आखिरी में। इकाई का अंक यहाँ लिख देता हूँ मैं, इकाई का अंक। ठीक है, ये इकाई का अंक है। 1 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर 5 नहीं 6 लेते हैं अपन, 6 होना चाहिए, फिर यहाँ ले लेते हैं 9, यहाँ ले लेते हैं 5 और यहाँ ले लेते हैं 0। तो 1 और 9 ये 2 संख्या है। अब 1 में हम 1 को 11 कर दो, 1 को 19 कर दो, इसको 9 को 19 कर दो, तो इनका उत्तर कितना आएगा? वही आएगा। आखिरी में इकाई का अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इकाई का अंक 1 आता है, वो संख्याओं जो है वो सिर्फ 1 और 9 है। ये 2 संख्या है जो इकाई का अंक 1 आता है। ठीक, इसी तरह से अब हम इकाई का अंक 4 आता है। ऐसी संख्या कौन सी होंगी? तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। और 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है? 8 × 64, ये 4 होता है। और इस तरह से और कौन सी संख्या होती हैं आप देखें तो आपको पता चलेगा ये 2 संख्या है। अब इन 2 संख्याओं में आगे, अब जैसे इसमें इसके आगे इकाई में कुछ भी लिख दो, 12 लिख दो, 12 का वर्ग भी 144 हो जाएगा। 18 लिख दो, 18 का 324 हो जाएगा। इसके आगे 12 की जगह 22 भी कर दिया अपन ने तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4 2 दूना 4 दूनी 8 और 2 दूना 4 ये। तो इकाई का अंक इस तरह से बढ़ जाएगा। इसमें डबल भी कर देंगे तो उतना ही आएगा।
इसी तरह से हम 6 के लेते हैं, तो इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो 6 किस में आता है, किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 में, 4 चौके 16, 4 में आ जाता है, और 6 छिंग 36, 6 में आ जाता है, और इसके अलावा किसी में आता है? तो इसके अलावा वो किसी में नहीं आता है। तो अब हम ये 4 के साथ में हम 1 लिख दें, 4 को 14 कर दें, तो 14 का भी वर्ग करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 196। 16 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा? तो ये इकाई का अंक जो 6 है वो 4 और 6 इनके वर्गों में आता है। आखिरी में अगर 4 लिखा है इकाई में तो उसका वर्ग अपन करेंगे तो 6 आएगा। इकाई का अंक 6 के लिए 4 और 6 है जिम्मेदार, और 4 अगर आना चाहिए इकाई में किसी वर्ग संख्या में, ये वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या के इकाई में अगर 4 आ रहा है तो मतलब ये 2 और 8 की, और इकाई संख्या में अगर 1 आ रहा है तो वह 1 और 9 के कारण आ रहा है। इसी तरह से अब 9 की बात करते हैं हम, तो 9 में इकाई का अंक किससे आएगा? तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग में 9 आ जाता है, और किस में आता है? 7 के वर्ग में आ जाता है 9। अब 3 को 13 कर दो तो भी उत्तर ही आएगा। आखिरी में इकाई का अंक 13 तिया 169, और 7 का 17 का वर्ग कर दिए तो इस तरह से। तो आप इसका ध्यान रखें कि ये 9 का वर्ग में भी 2 ही चीज़ मेन है, इसमें है 3 और 7। किसी संख्या की इकाई में अगर 3 लिखा है तो उसका वर्ग करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। किसी संख्या की इकाई में 7 लिखा है तो उसके वर्ग करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। इसी तरह से 5 सिर्फ एक ही के वर्ग में आता है, वह है 5, स्वयं 5 के ही वर्ग में आता है 5, 25। 5 के बाद 5 में अगर 15 कर दें तो भी 25 हो जाएगा, 35 कर दें तो भी 25, 3 12 25, इस तरह से। तो 5 के ही जो आखिरी में 5 लिखा रहता है उसी में आता है। और 0 जो होता है, 0 आखिरी में 0 वाले में, तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, फिर 20 का वर्ग करेंगे तो भी 200 आएगा। तो आखिरी में 0 कब आएगा? 10 के उसमें। ठीक, तो ये मेन चीज़ इसमें परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो है, इसमें पूछे जाते हैं इकाई का अंक में, इकाई का अंक 1 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए और 9 के लिए। 5 और 10 का क्लियर ही है कि 5 में 5 ही आएगा, और 0 के लिए सिर्फ 10 होगा। अब अपन आगे पढ़ते हैं विषम संख्याओं का योग। इसके बारे में हम बताते हैं आपको। दो संख्याओं के बीच की संख्या, 2 संख्याएं जो होती हैं, 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, ये हमें निकालना है। तो उसे देखते हैं। इसे मिटा देता हूं मैं। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो वर्ग संख्या जो होती है उनके बीच की संख्या, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या हमें निकालना है। वर्ग संख्या के बीच की संख्या मतलब कोई वर्ग संख्या दी हुई है, 2 वर्ग संख्या दी हैं और उनके बीच में कितनी संख्या है ये हमें याद करना है। जैसे हम ले लेते हैं एक साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं हम। 3 का वर्ग, यहाँ लिख देता हूँ वर्ग, बीच की संख्या। एक उदाहरण लेते हैं अपन साधारण सा कि 3 का वर्ग है और 4 का वर्ग, इनके बीच कितनी संख्या है ना। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग हो जाता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग हो जाता है 16। तो 16 और 9 के बीच में कितनी संख्या है ये हमें ज्ञात करना है।
तो हम अगर घटा देते हैं 16 में से, मतलब 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, मतलब 16 ऋण 9, मतलब अपन घटाते हैं तो कितना उत्तर आ जाता है? 7 उत्तर आता है। अब हम इस संख्या को, इससे सूत्र बनाते हैं। मान ली ये संख्या n है और ये संख्या क्या हो जाती है? n+1, क्योंकि 3 से 1 ज़्यादा है, 4 है, और इनके बीच में माइनस डिनोट है। तो इसका उत्तर कितना आ गया? इसको अपन हल करते हैं तो n का वर्ग धन 2n धन 1 और माइनस n का वर्ग। तो ये n का वर्ग से n का वर्ग कट गया, 2n प्लस 1 दिख रहा है। अब हमारे पास, मतलब इससे एक कम होता है, ये जो घटाते हैं इसका मान कितना आया? 7 आया। इसका मान कितना आया? 7 आया। तो 7, अब इसमें से जो उत्तर आ रहा है, ये उत्तर इसमें आ रहा है क्या? अपन अगर इसमें मान रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, इस तरह से। लेकिन जो हम बीच में संख्याएं अगर कैलकुलेट करते हैं, ये तो इस तरह से हुआ, लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आती है वो देखना है, वास्तविकता में कितनी है। तो हम देखते हैं 16, 9 के बाद आता है 9 से आगे और 16 से छोटा। तो 9 से बढ़ते जाते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं लेना है। तो ये हमारे पास कितनी संख्या हो जाती हैं? ये हमारे पास हो जाती हैं 1 2 3 4 5 6। कितनी हो जाती हैं? 6। मतलब इस 7 से 1 कम, मतलब ये 7 से 1 कम हो जाती है। तो हम इसमें से 2n+1 में से 1 कम कर देंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? 2n। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो वर्गों की संख्याओं के बीच की संख्या 2n है, जहां n सबसे छोटी संख्या है, 2n है, और जहां n सबसे छोटी संख्या है। मतलब n कौन सी संख्या हो गई? ये दो संख्याएं जो दी हैं इसमें छोटी वाली संख्या n है। ठीक, ये एक अपने पास फार्मूला आ जाता है। तो हम इस फार्मूला के आधार पे सवाल हल कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रश्नावली के 2 सवाल में यहीं पर आपको करके दिखा देता हूँ कि भाई जैसे 12 और 13 यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 9, प्रश्नावली यहाँ लिख देते हैं अपन। प्रश्नावली 6.1 का 9वां नंबर का सवाल ले रहे हैं अपन। वो 9 का पहला है ना, उसमें लिखा हुआ है कि 12 और 13 इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच में से कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे पहले ये देखें कि दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। दोनों में छोटी संख्या कितनी है? 12 है। तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास? 12। तो 2n बराबर कितना आ जाएगा? 12 गुना 2, मतलब 12 दूना 24। तो उत्तर हमारे पास सीधे उत्तर आ जाएगा कि हमारे पास इन दोनों के बीच में 24 संख्या है। इस तरह से 25 और 26, 25 दूसरा सवाल है, 25 और 26, इसको मिटाते हैं अपन, एक सवाल लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखा है 25 और 26 है ना, तो उसके बीच में कितनी संख्याएं दिख रही हैं ये निकालना है, 25 व 26। तो ये दोनों में छोटी संख्या क्या हो गई? 25 हो गई। तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास? 25 आ गया। तो 2n बराबर 25 गुना 2 तो हो गया 50। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में 50 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 50 संख्याएं हैं। ठीक, अब ये तो हो गया सवाल से, इससे हो गया। अब हम आगे की एक गुणधर्म के बारे में देखते हैं कि विषम संख्याओं का योग है ना। विषम संख्याएं जो होती हैं उनका योग के बारे में बताते हैं आपको। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? विषम और अभाज्य में हमारे कई साथी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो पहली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होंगी जिन संख्याओं में स्वयं का और एक का, दो संख्याओं का भाग जाता है, उसे अभाज्य कहेंगे। ठीक, और जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है
अभाज्य स्वयं और उसका दोनों का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। और विषम संख्या उसे कहेंगे, विषम संख्या उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ 2 का भाग नहीं जाता है। 2 का भाग जाता है सम संख्या, 2 का भाग नहीं जाता विषम संख्या। तो देखें अपन विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग है ना। विषम संख्या जो होती है इसमें सिर्फ 2 का भाग नहीं जाता है ना। ये विषम संख्या होती है, अपन जान रहे हैं सम संख्या 2 का भाग चले जाता है, विषम संख्या 2 का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या में 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक स्वयं का और एक संख्या 1 का। ये 2 संख्याओं का भाग जाता है, उसे कहते हैं अभाज्य। ठीक है, अभाज्य और विषम में थोड़ा सा फर्क है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभाज्य संख्या में स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है ना। अब हम विषम संख्या की बात करते हैं। तो विषम संख्या एक विषम संख्या है। एक अपन उदाहरण से समझते हैं इस चीज़ को कि भाई जैसे हमारे पास 3 है, 3 का वर्ग कितना हो गया? 3 का वर्ग हो गया 9, 3 का वर्ग हो गया 9। अब 9 जो है वो उसको अपन तोड़ते हैं इधर, तो विषम संख्या 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। 3 संख्या है, मतलब ये विषम संख्या है। अपन गिनती करते हैं विषम संख्या, 1 संख्या, 3 संख्या, 5 संख्या, इनका वर्ग इतना हो गया, इनका योग 9 आ गया, और इन 9 का वर्ग कितना हो गया? 3 हो गया। अगर अपन ऐसा उल्टा लेते हैं, 1 का वर्ग 1 संख्या है तो 1 का वर्ग 1, 1 धन कितना हो गया? 2। विषम संख्या कौन सी हो गई? 1 धन 3 हो गई, तो 3 और 1 4 आ गया। 1 हो गया, 4 आ गया, तो 4 मतलब 2 का वर्ग हो गया। फिर 1 धन 3 धन 5 हो गया, इनका योग हो गया 9, मतलब 9 किसका वर्ग हो गया? 3 का वर्ग हो गया। 1 धन 3 धन 5 धन 5 के बाद क्या आता है? 7 है ना। 9 और 7 16 हो गया, 16 मतलब 4 का वर्ग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का योग है ना, विषम संख्याओं का योग क्या होता है? क्रमागत विषम संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या होती है। यहाँ लिख सकते हैं हम, इसलिए क्रमागत विषम संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या होती है, वर्ग संख्या होती है। तो ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि भाई क्रमागत संख्याएं जो है, विषम संख्याएं 1 है, 1 के बाद 3 आता है, दोनों का योग कर देते 4 हो गया, इसका वर्ग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है और इसको ध्यान रख लें, क्रमागत विषम संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या होती है। फिर इससे आगे अपन करते हैं भी क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में। भी वर्ग संख्या जो होती है, अब जैसे कोई संख्या दी हुई हो, इसका ये यहाँ तक तो क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। इसके आगे उल्टा अपन देखते हैं कि अब हम बार बार प्रश्न ऐसा आ गया कि भाई ये लिखा हुआ प्रश्न नंबर, उदाहरण ये प्रश्नावली का ले लेते हैं अपन कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 49 मतलब 49, तो इसको, ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। इसे हम क्रमागत संख्याओं के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो पहले 49 से 1 घटाएंगे, कितना आया? 48 आया। फिर 48 में से दूसरी विषम संख्या क्या है अपने पास? 3 है, 3 घटाएंगे, ठीक। तो 3 घटाए तो कितना आ गया? 45 आ गया, ठीक है। फिर तीसरी संख्या अपन घटाएंगे, तीसरी विषम संख्या क्या है? 5 है, 5 घटा देंगे, तो 5 घटाए इसमें से 45 में से घटाना है,
है ना। ये जो आते जाता है इसमें घटाना, 45 में 5 घटो 40 आ गया। फिर 40 में से कितना घटाएंगे अब हम, अगली संख्या है 7 है, 7 घटा दिए तो कितना हो गया, 7 3 10 और 3 33 आ गया। ठीक है, फिर इसमें से इस तरह से हम घटाते चलना है, तो यहाँ पे विषम संख्या आती जाएंगी। ये विषम संख्याओं का पेयर आ गया। ये जो संख्याएं बीच में दिख रही हैं आपको, ये विषम संख्या आते जा रही हैं। यहाँ विषम संख्या आती जाएंगी और हमको घटाते जाना है। जब 0 आ जाएगा वहाँ पे पूरी विषम संख्याओं का एक पूरा समूह तैयार हो जाता है ना। तो मैं आपको और करके दिखाता हूँ। इसमें 40 के बाद ये 33 में से अगली विषम संख्या क्या है, 7 के बाद क्या आती है, 8 9 आ जाती है। 9 घटाते हैं हम, तो 9 घटाए तो कितना आ गया, देखेंगे हम 49 में से 1 घटाते हैं तो 48 आ जाता है। 48 में 3 गए तो 45, 45 में से 5 गए 40, 40 में से 7 गए 33, 33 में से 9 गए तो 24 आएगा। और 24 के बाद 24 में से 11 गए तो 13, और 13 में से 13 गए तो 0। मतलब ये संख्या जो बीच में आई हुई हैं, ये हमारे पास कौन सी संख्या आ गई, ये आ गई हैं विषम संख्याएं। इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13। तो इतनी संख्याओं का योग क्या हो जाता है, एक विषम संख्या 49 आ जाता है। तो इस तरह से हमें सवाल हल करना है। प्रश्नावली 6.1 का 8वां सवाल था ये, हमने जो बताया आपको, ये 8वां सवाल था, ये वाला 8वां सवाल दिए थे अपन ने। ठीक है, अब हम इसी तरह से 9वां सवाल भी है 121 का। तो इसी के आगे इसी में 121 में फिर 13 घटाओ, फिर आगे ऐसा अपन घटाते चलेंगे तो आपको उसका एक उत्तर मिल जाएगा। पूरी विषम संख्याओं का ही योग मिलेगा। अब हम क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग लिखते हैं। क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में मैं आपको बताता हूँ। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, है ना। जो हमारे पास संख्या है, क्रमागत संख्या है, उनका योग कैसे। अब जैसे अपन लेते हैं 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हो जाता है, 9। 9 जो है उसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, 5 4 और 5 में। मतलब क्रमागत विषम संख्याएं जो होती हैं, विषम संख्याओं का वर्ग को अपन इस तरह से लिखने का है, और सम संख्याओं के लिए ये नहीं है, विषम संख्याओं के लिए है। तो विषम संख्या कौन सी भी लिए अपन, जैसे 5 का वर्ग लेते हैं। 5 का वर्ग कितना हुआ, 25। 25 को मतलब इसको कैसा करना है, 25 में 1 जोड़ दिए अपन ने। 25 में 1 जोड़े कितना आया, 26। 26 का 2 किए कितना आया, 13। तो इस तरफ 13 लिख दो और इस तरफ 12 लिख दो। 12 और 13 को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास क्रमागत संख्याएं हो गई। ये 2 क्रमागत संख्याओं का योग 25 हो गया। अब इसी तरह से अपन देखें 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना हो जाता है, 49। तो 49 में अपन 1 जोड़ दिए तो हो गया 50। 50 का 2 का भाग दिए मतलब 25। तो एक संख्या 25 निकल गई, उससे एक संख्या कम 24 निकल गई, एक संख्या कम वाली। इस तरह से हमें 2 क्रमागत संख्याओं का योग कितना हो गया, 49 हो गया। 49 जो है वो 7 के वर्ग में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। अगला जो अपन करते हैं अगली बात बताता हूँ, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है 11 और 13, है ना। इन संख्याओं के वर्गों का, इन संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल, प्राकृत संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है वो हमें याद करना है और बहुत जल्दी से याद करना है। तो कैसे आएगा, इनको हम गुणा करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 11 3 33 की 3 हासिल का 3, 11 एकम 11 और 3 14, 143 ये आता है। ठीक है,
अब हमें इस चीज़ को प्राप्त करना है तो इसको एक मेथड होती है इसमें, उस मेथड के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्रमागत प्राकृत संख्या है ये तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक संख्या है, ये विषम संख्या है, क्रमागत विषम प्राकृत संख्या है ना। हम इन दोनों के बीच में एक संख्या है, पूर्ण संख्या इन दोनों के बीच में 11 और 12, 13 के बीच में 12 है। 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा और 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये हो गया a-1 और a-1, इन दोनों के बीच में, इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि a का वर्ग ऋण 1, मतलब a-b और a-b का सूत्र लग सकता है यहाँ पे, तो a का वर्ग ऋण 1 हो गया। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 12 का वर्ग ऋण 1, मतलब 12 12 144 ऋण 1 मतलब 143। किसी भी दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं गुणनफल के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अपन, तो इसका ध्यान देंगे आप। तो इसमें अपन सवाल हल करते हैं। अब प्रश्नावली के सवाल देखते हैं, इसी तरह से पूरे सवाल दिए हुए हैं। तो हम प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल देखते हैं। उसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई का अंक क्या होगा। तो पूरी संख्या दी हुई है, इकाई सबको मालूम है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इकाई का अंक क्या होता है, जो फर्स्ट में रहता है इस तरफ वाला इकाई का अंक हो जाता है। तो इकाई का अंक क्या है, जैसे उसमें 81 लिखा है, 81 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमें 1 लिखना है, वहाँ पे इकाई का अंक पूरे सवालों का बन जाएगा। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण दीजिए। पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग होने के लिए हमारे पास हमने बता रखे हैं आपको, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या क्या चाहिए। उसके आखिरी में इकाई में 0 चाहिए, 1 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए और 9 चाहिए। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6। अगर इकाई में ये दी हुई है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग है। इसके अलावा अगर कोई संख्या दी है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। इस संख्याओं का आप देखेंगे ये नहीं है तो नहीं कर देंगे, है ना। इस तरह से हमें सवाल हल करना है। निम्नलिखित, नीचे लिखा तीसरे नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा, है ना। वर्ग विषम होगा मतलब उसकी इकाई का अंक क्या है उस पर डिपेंड करता है ना, विषम संख्या। अब जैसे लिखा है 4 3 1, इसका आखिरी का अंक कितना हो गया, 1 है। इसका आखिरी इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो जब 1 का हम वर्ग आखिरी करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा आखिरी में, इसमें बहुत सारी संख्या आएगी लेकिन आखिरी में 1 ही आएगा। इसलिए यह संख्या जो मानी जाएगी वह कौन सी मानी जाएगी, वर्ग संख्या मानी जाएगी, है ना। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या विषम संख्याओं के लिए हमें इस तरह से सवाल हल करना है। इस तरह से प्रश्नावली आप इस तरह से प्रश्नावली 6.1 पूरी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें एक संख्या और दी हुई, देखो आगे। इसमें प्रश्न नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, रिक्त स्थान भरिए, है ना। तो ये आपको बहुत एक छोटी सी ट्रिक्स है, ट्रिक्स के आधार पर करना। मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ आपको, देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, इसमें लिखा है जैसे 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है, यहाँ बीच में 0 लिख दिए, इसका वर्ग मतलब ये जो 0 है 1 0 लिखो, फिर 2 लिख दो, 0 1 लिख दो। इस तरह से अब 0 बीच में बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे भी 0 बढ़ते जाएंगे, ये एक ट्रिक्स है। तो देखेंगे 1 0 0 1 लिखा है, अगर ऐसा लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये 3 0 पहले लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 2 0 फिर 1 लिख दो। ठीक, ये एक ट्रिक्स है, ये साधारण सी ट्रिक्स है कि भाई ये 2 हैं तो यहाँ 2 लिख दो दोनों तरफ में, है ना। और बीच में 2 रहेगा, ये बिल्कुल रहते जाएगा। इस तरह से हमें काम करना है। फिर अगला देखते हैं अपन, जैसे 1 0 0 1 0 और बढ़ गया, मान लो ये हो गया, तो यहाँ पे 3, ये कितने 0 हो गए, 1 2 3 0 हो गए, तो 1 1 2 3 0 लिख दो, फिर ये 2 लिख दो यहाँ, फिर 1 2 3 0 लिख दो, 1 लिख दो। इस तरह से हमें इसका वर्ग याद करना है, ठीक है। इस तरह से हमें सवाल हल करते चलना है, वो बनते जाएगा, बहुत इजीली बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखा है 7 नंबर के प्रश्न में कि योग करें, योग की संक्रिया किए बिना योगफल याद करें। मतलब ये आखिरी में ये जितना भी योग आ रहा है इनका कितना होगा, विषम संख्याओं का योग लिखे हुए हैं तो कितना आएगा उत्तर,
वो योग कर लेते हैं अपन। 25 आ जाता है जैसे पहला सवाल में 1 3 5 7 9, इनका योग करें 25 आ गया। 25 का वर्ग जो है 5 का वर्ग होता है। तो इस तरह से हमें सवाल हल करना है और सवाल हल करते चलना है। आप लोग प्रश्नावली 6.1 पूरी कंप्लीट करेंगे। जो भी समस्या आएगी, जो भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।